वेलकम फ्रेंड्स। आज के डिस्कशन में हम बात करने वाले हैं ब्रिक्स के बारे में। वैसे तो हम सभी के घर जो है ब्रिक्स से बने हुए हैं, और ये ब्रिक्स जो है बिल्डिंग का एक बेसिक मॉड्यूल है। इन्हीं ब्रिक्स को यूज़ करके हम बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को तैयार करते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि ये इन ब्रिक्स की जो है मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है? नहीं जानते हैं? तो आइए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि इन ब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है, यानी कि व्हाट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ब्रिक। और जो डिस्कशन है हमारा, ये आज का क्ले ब्रिक तक ही सीमित रहेगा, क्योंकि आप जानते होंगे ब्रिक कई मटेरियल के बनते हैं, जैसे फ्लाई ऐश का बनता है, कंक्रीट का बनता है। तो आज का हम अपना डिस्कशन जो है क्ले ब्रिक्स जो है इन इस पे कंसंट्रेट करेंगे। तो दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स में चार बेसिक ऑपरेशन इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि चार बेसिक स्टेप्स होते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ क्ले, यानी कि मिट्टी को तैयार करना। फिर दूसरा जो स्टेप होता है वो है मोल्डिंग ऑफ ब्रिक्स, यानी जो क्ले तैयार हो गई है उनको मोल्ड में डाल के जो है ईंटें, कच्ची ईंटें बनाना। और तीसरा प्रोसेस है मोल्डिंग से जो कच्ची ईंटें निकलती हैं इनको सुखाना। और चौथा प्रोसेस है बर्निंग, यानी कि जो सूखी हुई ईंटें हैं इनको भट्टों में जलाना। तो बेसिक चार ऑपरेशंस हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स में। फर्स्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ क्ले, सेकंड इज मोल्डिंग ऑफ ब्रिक, थर्ड इज ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स, एंड फोर्थ स्टेप इज द बर्निंग ऑफ ब्रिक। अब इसको आइए हम विस्तार से समझते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ क्ले। तो प्रिपरेशन ऑफ क्ले मतलब मिट्टी को मोल्ड में डालने के लिए तैयार करना। तो ये जो प्रिपरेशन ऑफ क्ले है इसमें भी फिर कई स्टेजेस हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ क्ले में जो सबसे पहला स्टेज है अनसॉइलिंग, यानी कि मिट्टी की टॉप लेयर को हटाना। फिर दूसरा है डिगिंग, टॉप लेयर हटाने के बाद मिट्टी को खोदना। फिर तीसरा स्टेप है क्लीनिंग, यानी जो मिट्टी हमने खोदी है उसको साफ करना। फिर साफ करने के बाद उसमें अगर टुकड़े हैं तो उनको तोड़ना, यानी कि वेदरिंग। और वेदरिंग के बाद ब्लेंडिंग, यानी कि जो वेदरिंग किया आपने, बड़े बड़े लम्ब्स को तोड़ के फाइन ग्रैन्यूल्स में कर लिया, फिर इसको थोरोली मिक्स किया विद वाटर, ब्लेंडिंग किया। और ब्लेंडिंग करने के बाद फिर टेम्परिंग या पगिंग, यानी कि पानी डाल के इस मिट्टी को फिर जो है प्लास्टिक किया जाता है, क्योंकि मिट्टी या तो पाउडर फॉर्म में होगी या छोटे छोटे मिट्टी के टुकड़े होते हैं। तो टुकड़ों को तोड़ के और इनको ब्लेंड करके प्रॉपरली मिक्स करके और फिर आप जो है इसको पगिंग मशीन में डाल के और इसको पेस्ट जो है मिट्टी का तैयार करते हैं। इस पेस्ट को हम मोल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ क्ले में फिर 6 स्टेप हो जाते हैं। पहला एनसॉइलिंग, यानी कि रिमूवल ऑफ टॉप सॉयल। तो कितना रिमूव करते हैं? लगभग 20 सेंटीमीटर, यानी कि टॉप में जो रूट्स और छोटे छोटे जो आपके इंसेक्ट्स और जो आपका ह्यूमस होता है टॉप लेयर में, वो रिमूव हो जाए, ऊपर की पत्तियां हट जाएं जो पेड़ों से गिरी होती हैं। तो ये टॉप लेयर अनसॉइलिंग प्रोसेस करने के बाद फिर डिगिंग करते हैं, यानी कि गहरी खुदाई करते हैं मिट्टी निकालने के लिए। फिर क्लीनिंग, ये जो मिट्टी निकाली गई इसमें कंकड़ पत्थर हो सकते हैं, तो इनको ऑर्गेनिक मैटर हो सकते हैं, तो इनको क्लीन किया जाता है। क्लीन करने के बाद वेदरिंग, यानी कि ये जो मिट्टी आई है ये हार्ड होती है, तो इनको छोटे टुकड़ों में पीट पीट के कन्वर्ट करके इनको सॉफ्ट किया जाता है, और कभी कभी थोड़ा पानी भी ऐड करना पड़ता है सॉफ्ट करने के लिए। सॉफ्ट करने के बाद ब्लेंडिंग, यानी कि जब आपने इनको तोड़ लिया तो उसको प्रॉपरली मिट्टी को मिक्स करते हैं आपस में, और फिर इसको उठा के पगिंग मशीन में डाल के पेस्ट बनाया जाता है, ताकि मिट्टी हमारी मोल्डिंग के लिए तैयार हो जाए। तो ये बात हो गई आपकी प्रिपरेशन ऑफ क्ले की। अब आगे हम बात करते हैं मोल्डिंग की। तो मोल्डिंग क्या है? दो तरीके से की जाती है। एक होता है हैंड मोल्डिंग और दूसरा होता है मशीन मोल्डिंग। हैंड मोल्डिंग में क्या है, जो आपका पगिंग मशीन से मिट्टी का पेस्ट निकला है इसको हम हाथ से, जो सांचे होते हैं उसमें मिट्टी को भर के और जमीन पे पटक के या टेबल पे पटक के ईंटें निकालते हैं। यदि हम जमीन पे पटक के ईंटें निकालते हैं तो इसको ग्राउंड मोल्डिंग कहा जाता है। और यदि हम यही काम टेबल पे करते हैं तो इसको हम टेबल मोल्डिंग करते हैं, कहते हैं। इसके अलावा हैंड मोल्डिंग के अलावा अगर हाथ से हम ईंटें नहीं बना रहे, मशीन से बना रहे हैं, तो उस प्रोसेस को, मैन्युफैक्चरिंग या मोल्डिंग के प्रोसेस को मशीन मोल्डिंग कहा जाता है।
अब बात करते हैं कि जो है ड्राइंग में क्या होता है। तो ड्राइंग में जो मोल्डिंग से ईंटें निकली हैं इनको सुखाया जाता है ताकि इसके अंदर का मॉइस्चर रिमूव हो जाए। तो ड्राइंग ड्राइंग प्रोसेस भी दो तरीके से होता है। एक होता है नेचुरल, यानी कि छांव में आपने रख दिया और नेचुरल तरीके से सूख रहा है, तो इसमें टाइम लगता है, बरसात में सुखाने में ईंटों को दिक्कत भी होती है। तो इसका समाधान करने के लिए कई बार हम आर्टिफिशियल ड्राइंग प्रोसेस का भी यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल ड्राइंग प्रोसेस में एक कवर्ड शेड में आप जो है हॉट एयर पास करके ब्रिक्स को ड्राई करते हैं। लेकिन ड्राइंग जो है स्लोली होना चाहिए, ग्रेजुअल होना चाहिए, नहीं तो ये जो ब्रिक्स हैं ये क्रैक हो जाएंगी, यानी कि ब्रिक्स क्रैक हो सकती हैं। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, फिर आर्टिफिशियल ड्राइंग यानी और नेचुरल ड्राइंग यानी कि ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स के बाद अगला जो स्टेप होता है ये होता है बर्निंग ऑफ ब्रिक का। तो बर्निंग ऑफ ब्रिक जो है ये दो तरीके से होता है। एक होता है क्लैंप बर्निंग और एक होता है क्लीन बर्निंग। तो जो क्लैंप बर्निंग है ये जो है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और क्लीन बर्निंग जो है ये कंटिन्यूअस एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक के लिए यूज़ किया जाता है। तो आइए देखते हैं आगे की वीडियो में इसको विस्तार से हम लोग यह समझते हैं कि पग मिल काम क्या करता है, पग मिल का इस्तेमाल क्या है। तो जैसे हम लोग आटे में पानी डाल के आटे की जो है डो जो है सॉफ्ट करके तैयार करते हैं, तो पग मिल भी कुछ ऐसा ही काम करता है। पग मिल में क्या है कि हम जो ये स्ट्रक्चर, आप बेसिक स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, एक वर्टिकल शाफ्ट है, और इस शाफ्ट के अंदर जो है एक जो है हैंड से या मशीन से घुमाने वाला इसमें आपका वर्टिकल शाफ्ट लगा है, जिसको हॉरिजॉन्टल रोटेट करने से घुमाया जा सकता है। तो इस पग मिल में हम ऊपर से मिट्टी डालते हैं और पानी जितना चाहिए ज़रूरत है उसको डालते हैं, और इसको या तो मशीन से या बिजली की मोटर से या फिर बाई हैंड इसको घुमाते हैं। और घुमाने पे क्या होता है, जो पानी और क्ले है ये थॉरोली मिक्स हो जाता है और प्लास्टिक हो जाता है। जैसे जैसे ये सॉफ्ट होता जाता है ये नीचे की तरफ डिसेंड होता है और इकट्ठा होता रहता है नीचे। ऊपर से जो है हम मटेरियल को फिलिंग करते रहते हैं और ये मिक्स होके प्लास्टिक होके नीचे की तरफ सेटल होता रहता है। जब हम देखते हैं कि प्रॉपरली क्ले जो है मिक्स हो गया है, तो अब हमारा जो है ये आपका पगिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। तो हम बॉटम में जो स्लोप है यहाँ पे एक होल होता है, इसको ओपन कर लेते हैं और इस शाफ्ट के अंदर जितनी भी पग्ड क्ले है उसको बाहर निकाल लेते हैं और इस क्ले को ब्रिक की मोल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पगिंग एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है क्ले प्रिपरेशन के लिए। बेसिकली ये नीडिंग है क्ले की पानी डाल के, ताकि एक होमोजेनस और प्लास्टिक पेस्ट जो है हम मोल्डिंग के लिए तैयार कर सकें, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पगिंग। पगिंग के बाद हमारी जो मिट्टी है वो मोल्डिंग के लिए तैयार है। तो पगिंग मिल से हम मिट्टी को बाहर निकाल के, पेस्ट को बाहर निकाल के इसको मोल्डिंग के लिए लाते हैं। तो मोल्डिंग दो तरीके से होती है, पहला है हैंड मोल्डिंग और दूसरा है मशीन मोल्डिंग। पहले बात करते हैं हैंड मोल्डिंग की। तो हैंड मोल्डिंग जो है ये दो तरीके से की जाता है। जो कि फर्स्ट प्रोसेस हैंड मोल्डिंग का है, जो पहला तरीका है हैंड मोल्डिंग करने का, ये होता है ग्राउंड मोल्डिंग। और दूसरा तरीका जो हैंड मोल्डिंग में अडॉप्ट किया जाता है ये है टेबल मोल्डिंग। दोनों ही केसेस में एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लिया जाता है जो कि लकड़ी का या स्टील का बना होता है, या तीन साइड से पैक होता है और टॉप से खुला होता है। तो पग मिल से जो सॉफ्ट क्ले निकलती है उसका हम एक डो बना के, और इस जो आपका ये आपका बॉक्स है जिसे हम मोल्ड कहते हैं, इसमें पटक के भरते हैं, और एक्स्ट्रा जो आपकी मिट्टी होती है उसको पुल करके बाहर निकाल लेते हैं। फिर इस मोल्ड को हम रिवर्स करके ग्राउंड पे पटक देते हैं, जिससे इसके अंदर जो मिट्टी भरी हुई वो बाहर ब्रिक के फॉर्म में निकल आती है। तो इस तरह जो है ये आप रेक्टेंगुलर बॉक्स यानी मोल्ड इस्तेमाल करके जब हम टेबल पे इस ब्रिक को बनाते हैं तो इसको टेबल मोल्डिंग कहते हैं, और यही प्रोसेस जब हम ग्राउंड पे करते हैं तो इसको ग्राउंड मोल्डिंग कहते हैं। फिर बात करते हैं मशीन मोल्डिंग की। तो यदि ईंटों की बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक जो है, मोल्डिंग ऑफ ब्रिक के प्रोसेस को तेज करना है, तो हम मशीन का सहारा लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो क्ले पेस्ट है इसको हम मशीन के टॉप ऊपर में डाल देते हैं, और इसके अंदर सांचे बने होते हैं। तो प्रेशर क्रिएट करके ये जो है सांचों में मिट्टी भर के और ब्रिक्स को बाहर निकाल के
छोड़ता चला जाता है। तो बेसिकली मशीन मोल्डिंग में दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्लास्टिक क्ले मशीन और दूसरा है ड्राई क्ले मशीन। प्लास्टिक क्ले मशीन में जो पेस्ट हम डालते हैं वो पग मिल से निकला हुआ रेडी पेस्ट होता है जो कि ब्रिक मोल्डिंग के लिए तैयार होता है। ड्राई क्ले मशीन में हम मिट्टी डालते हैं खाली, जो आपका क्लीन करके रखा गया है। और इसमें क्या है कि दो प्रोसेस इसमें एक साथ होते हैं, एक पगिंग और दूसरा मोल्डिंग। तो ये जो ड्राई क्ले मशीन्स हैं ये दो प्रोसेस एक साथ कर लेती हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा एफिशिएंट है और इसमें मैन्युफैक्चरिंग जो है ज़्यादा इजी एंड फास्ट होती है। तो दोस्तों आइए अब हैंड मोल्डिंग को थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। इतना तो हमको पता चल गया कि हैंड मोल्डिंग जो है दो तरीके से होती है, एक होता है ग्राउंड मोल्डिंग और दूसरा टेबल मोल्डिंग। अब आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि ग्राउंड मोल्डिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले ग्राउंड मोल्डिंग ज़मीन पे की जाती है। तो जिस ज़मीन पे मोल्डिंग हमको करनी है उसको हम सबसे पहले समतल यानी बराबर कर लेते हैं, लेवल कर लेते हैं। और लेवल करने के बाद उस पे हम सैंड स्प्रिंकल कर देते हैं ताकि जो ब्रिक्स मोल्ड से निकाल रहे हैं वो ग्राउंड की मिट्टी के साथ चिपक ना जाए। दूसरा क्या करते हैं, जिस मोल्ड का इस्तेमाल हमको ब्रिक बनाने के लिए करना है उस मोल्ड को हम पहले पानी में डुबोते हैं। पानी में डुबो के बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि कोई मिट्टी उसमें पहले से चिपकी ना हो, ये इंश्योर करना होगा। फिर अगर चिपकी है तो उसको धुल के जो है उसको क्लीन करना होता है। तो पानी में डिप करने के बाद मोल्ड को बाहर निकालते हैं और जो पगमिल से पेस्ट बन के आया है उसका डो बना के इसमें हम पटक के इसको फिल कर देते हैं। एक्स्ट्रा जो मिट्टी होती है यानी एक्स्ट्रा क्ले जो होती है जो कि आपकी मोल्ड से ऊपर होगी, तो इसको तार से या किसी वुडन शीट से हम इसको स्ट्राइक करके खींच के बाहर निकाल लेते हैं। और जो है जो मोल्ड के अंदर मिट्टी है, मोल्डेड जो क्ले है, उसको रिवर्स करके जमीन पे पटक देते हैं। ऐसा करने से मोल्ड के अंदर जो क्ले है वो बाहर निकल आती है ब्रिक के फॉर्म में। और क्योंकि ग्राउंड पे सैंड स्प्रिंकल की गई है तो वो ग्राउंड से चिपकती नहीं है। दूसरा, ईंटों को और अच्छा ग्रिप देने के लिए मोल्ड के अंदर फ्रॉग का होना ज़रूरी है। तो यदि अगर फ्रॉग है तो जो है आपका थोड़ा सा उसमें ब्रिक में डिप्रेशन बन जाता है, जिससे हम जो है मोल्ड में आप जो है की बना सकते हैं जो कि मोटार को होल्ड करने का काम करती है। कोई भी मोल्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप स्टील का मोल्ड ले लीजिए चाहे आप वुडन मोल्ड ले लीजिए। फिर यही प्रोसेस अगर ग्राउंड की बजाय हम टेबल के ऊपर करते हैं तो इसको हम टेबल मोल्डिंग ऑफ ब्रिक करते हैं। टेबल का जो साइज होता है वो लगभग 1 मीटर इंटू 2 मीटर होता है। और होता क्या है कि कई बार जमीन पे बैठ के झुक के काम करने में जो है दिक्कत होती है, बहुत लंबे समय तक आप नहीं काम कर सकते हैं। तो टेबल मोल्डिंग जो है ये मोल्डिंग ऑफ ब्रिक्स स्टैंडिंग पोजीशन में हमको करने की सुविधा देती है, तो इसलिए थोड़ा सा काम करने में इजी होता है। तो ये बात हो गई हैंड मोल्डिंग ऑफ ब्रिक्स की, जिसमें ग्राउंड मोल्डिंग और टेबल मोल्डिंग पे हम डिस्कस कर रहे थे। फिर अगर हम मशीन मोल्डिंग की बात करते हैं तो मशीन मोल्डिंग एक फास्टर एंड इकोनॉमिकल प्रोसेस है ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग का, जिसमें ह्यूज क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स जो है तैयार की जाती हैं और ये बहुत जल्दी और बहुत आसानी से तैयार हो जाती हैं। तो जो मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है मशीन मोल्डिंग के लिए, ये बेसिकली दो कैटेगरीज की होती हैं। पहला है प्लास्टिक क्ले मशीन और दूसरा होता है ड्राई क्ले मशीन। जो प्लास्टिक क्ले मशीन है उसमें क्या है कि रेक्टेंगुलर ओपनिंग्स होती हैं जो कि ब्रिक के साइज के बराबर की होती हैं लेंथ और विड्थ में। और जो पग्ड क्ले है ये मशीन से प्रेशर से निकल के इन मोल्ड्स में भर जाता है, जिसको तार से काट दिया जाता है। तो मोल्ड में भर के जो लॉन्ग लॉन्ग बार्स हैं क्ले की वो निकलती हैं और वायर से काट के इनको ब्रिक के साइज में कन्वर्ट किया जाता है। तो दिस इज प्लास्टिक क्ले मशीन, जिससे कि आप जो है ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की यानी कि ड्राइंग की। तो ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स जो है ये दो तरीके से होता है, नेचुरल ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स एंड आर्टिफिशियल ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स। जो नेचुरल ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स है ये हम जो है ड्राइंग यार्ड में या फिर शेड में कैरी करते हैं और जो नेचुरल तरीके से इसको सुखाया जाता है। आर्टिफिशियल ड्राइंग में जो है हम मशीन का अरेंजमेंट करते हैं शेड के अंदर, जिससे जो ड्राइंग प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाता है और 1 से 3 दिन में हमारी ब्रिक्स जो है
ये सूख के तैयार हो जाती हैं। तो जो ब्रिक्स मोल्डिंग करके रखी गई होती है उसमें 30% का लगभग मॉइस्चर होता है। इस मॉइस्चर को रिमूव करना ज़रूरी है और ग्रेजुअल ड्राइंग करनी होती है। अगर स्पीड ड्राइंग करेंगे तो सरफेस पे ब्रिक के क्रैक्स आ सकते हैं। दूसरा, इस मॉइस्चर को रिमूव करने का एक कारण और भी है कि इसके अंदर कोई ऑर्गेनिक ग्रोथ ना हो सके। अगर कोई चीज़ अंदर है तो उसको वो ग्रो ना कर सके, मॉइस्चर नहीं होगा तो फिर ग्रोथ नहीं होगी। दूसरा क्या है कि जो ब्रिक का श्रिंकेज है, जब आप ग्रेजुअल ड्राइंग करते हैं तो वो नहीं होता है। तो ये हमको इसका फायदा मिलता है। ग्राउंड पे ब्रिक्स को जो है या टेबल पे ब्रिक्स तैयार करने के बाद इनको थोड़ी देर के लिए, 1 से 2 दिन के लिए छोड़ देते हैं, 3 दिन के लिए। और जब ये सफिशिएंट हार्डनेस ले लेती हैं तो इनको कलेक्ट करके क्रिस क्रॉस पैटर्न में, जिसमें एयर का मूवमेंट हो सके, उस तरह का अरेंजमेंट करके इनको स्टैक किया जाता है। और फिर जब ये अच्छे से सूख जाती हैं तो इनको हम बर्निंग के लिए ले जाते हैं। जो ड्राइंग है वो कई तरीकों से हो सकती है। जो बेसिक 5 तरीके हैं वो हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। पहला है आर्टिफिशियल ड्राइंग। दूसरा जो है सर्कुलेशन ऑफ एयर, ड्राइंग यार्ड, पीरियड फॉर ड्राइंग एंड स्क्रीन्स। यानी कि जो ब्रिक है उसकी ड्राइंग में ये 5 जो है चीज़ें अहम हैं। बात करते हैं बर्निंग ऑफ ब्रिक्स की। तो ब्रिक बर्निंग जो है ये 2 तरीके से की जाती है, बर्निंग ऑफ द ब्रिक इन क्लैम्प एंड बर्निंग ऑफ द ब्रिक इन क्लिन। तो क्लीन भी 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है इंटरमिटेंट क्लीन और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूस क्लीन। इंटरमिटेंट क्लीन जो है वो एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में प्रोडक्शन देती है। कॉन्टिन्यूस क्लीन जो है ये साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है। क्लैम्प बर्निंग भी आपका जो है सीक्वेंशियल प्रोसेस होता है। तो बर्निंग ऑफ ब्रिक्स में जो है वो 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले लोडिंग, यानी कि जो सूखी हुई ईंटें हैं उनको रखना। फिर फायरिंग, यानी कि इसमें फ्यूल डाल के आग लगाना। और जब ईंटें पक जाती हैं तो उनको ठंडा करना, यानी कि कूलिंग। और जब ठंडी ईंटें हो जाती हैं तो इनको बाहर निकाल के मार्केट में सेल करने के लिए रेडी करते हैं। तो ये 4 स्टेप होते हैं। जो आपका क्लैंप है इसमें क्या है कि ये प्रोसेस सीक्वेंशियली फॉलो होता है, यानी कि लोडिंग हो जाने के बाद फायरिंग, फायरिंग हो जाने के बाद कूलिंग, और कूलिंग हो जाने के बाद अनलोडिंग। इसमें सारे प्रोसेस एक साथ नहीं चलते हैं। जब एक स्टेप पूरा हो जाता है तब हम जो है दूसरे स्टेप को फॉलो करते हैं। और जो कॉन्टिन्यूअस क्लीन है इसमें क्या है, ये चारों प्रोसेस साइमल्टेनियस चलते हैं। यानी कि एक ही समय पे लोडिंग भी हो रही होगी, फायरिंग भी हो रही होगी, कूलिंग भी हो रही होगी, और अनलोडिंग भी हो रही होगी। फिर इंटरमिटेंट क्लींस जो है ये इंटरप्टेड सप्लाई ऑफ ब्रिक प्रोवाइड करते हैं। और कॉन्टिन्यूअस क्लीन जो है कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ ब्रिक्स हमको प्रोवाइड करते हैं। बात करते हैं क्लैंप के बारे में। तो क्लैंप जो है बेसिकली ट्रेपोजिडियल शेप का होता है और ये ग्राउंड से 15 डिग्री रेज होता है। इसकी जो ब्रिक वॉल है वो मड की होती है शॉर्ट एंड पे। इसमें अल्टरनेट लेयर्स ऑफ रॉ ब्रिक और फ्यूल का अरेंजमेंट करते हैं। फ्यूल के तौर पे ग्रास, काउडग और वुड का इस्तेमाल करते हैं। एयर के सर्कुलेशन के लिए स्पेसेस इसमें बनाई जाती हैं। टोटल जो हाइट है क्लैंप की वो 3 से 4 मीटर तक जो है स्टैकिंग की जाती है, फ्यूल की और ब्रिक की, रॉ ब्रिक की। उसके बाद इस जब ये स्टैकिंग हो जाती है तो बाहरी सरफेस को मड से प्लास्टर कर दिया जाता है ताकि हीट स्केप ना कर सके। और 1 से 2 महीने तक इन ईंटों को जलाया जाता है, और 2 महीने तक लगभग जलने के बाद फिर 1 से 2 महीने इनको ठंडा होने में लगता है। जब यह क्लैंप में जो ईंटें लगी हैं ठंडी हो जाती हैं तब इनको जो है हम बाहर निकाल के इस्तेमाल कर लेते हैं। तो दिस इज बर्निंग ऑफ ब्रिक इन अ क्लैंप। करते हैं एडवांटेजेस ऑफ बर्निंग द ब्रिक इन क्लैंप। सबसे पहले टफ एंड स्ट्रांग, जो क्लैंप से हमको ब्रिक कूलिंग के बाद मिलती हैं बहुत टफ एंड स्ट्रांग होती हैं। दूसरा, इनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो चीप होता है और इकोनॉमिकल होता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बहुत महंगा नहीं होता है। इसमें बहुत ज़्यादा स्किल्ड सुपरविजन और स्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं होती है। और जो क्वालिटी ऑफ फ्यूल इस्तेमाल होता है वो सस्ता होता है, यानी कि वी सेव ऑन दी कंटेक्स्ट ऑफ फ्यूल। इसमें डिसएडवांटेज क्या है, तो इसके जो बेसिक डिसएडवांटेज हैं वो ये हैं कि क्योंकि टेम्परेचर इसमें कंट्रोल नहीं कर सकते तो ब्रिक के शेप में डिस्टॉर्शन आता है। तो ब्रिक्स आर नॉट इन रिक्वायर्ड शेप। दूसरा क्या है, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, क्योंकि इसमें सीक्वेंशियल प्रोसेस है। तो इसमें एक प्रोसेस हो जाने के बाद दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो इसको हम साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते हैं, तो ये सीक्वेंशियल प्रोसेस होने के कारण स्लो प्रोसेस है। फिर एक बार इसको फायरिंग करने के बाद फायर को आप रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, और जो ब्रिक्स की क्वालिटी है वो यूनिफॉर्मली हमको नहीं मिल पाती है। तो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लैंप बर्निंग। बात करते हैं क्लीन बर्निंग ऑफ ब्रिक्स की। तो बेसिकली क्लीन
बर्निंग का जो प्रोसेस है ये दो तरीके से है, दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला है इंटरमिटेंट क्लीन और दूसरा है कंटिन्यूस क्लीन। तो जो क्लीन बर्निंग है बेसिकली एक ये लार्ज ओवन है जिसमें हम ब्रिक्स को बर्न करते हैं। इसमें ब्रिक्स को रोज में अरेंज किया जाता है, और जो है ट्रॉलीज का, अगर इंटरमीडिएट क्लीन है तो ट्रॉलीज का, या टनल क्लीन है तो इसमें ट्रॉलीज का यूज़ किया जाता है। बाकी जगह ब्रिक को स्टैक करके रख दी जाता है और फायरिंग कर दी जाती है रॉ ब्रिक्स को पकाने के लिए। जो फायरिंग प्रोसेस है ये लगभग जो है आपका 2 से 5 से 6 दिन तक का होता है, डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशंस। और उसके बाद फायरिंग के बाद इसको हम कूल करते हैं, ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद फिर इसमें से हम ब्रिक्स को बाहर निकाल लेते हैं और यूज़ करते हैं, और सेम प्रोसेस को बार बार रिपीट किया जाता है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ बर्निंग द ब्रिक्स इन अ क्लिन। तो सबसे पहले तो बर्निंग बहुत इवन होती है। फर्स्ट क्लास जो ब्रिक है इनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 90% जो ब्रिक्स हैं ये फर्स्ट क्लास निकलती हैं, यानी कि गुड क्वालिटी ब्रिक्स जो है ज़्यादा निकलती हैं। और तीसरा क्या है कि हीट का इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो फ्यूल का बेटर यूटिलाइजेशन होता है। तो दीज आर द सम ऑफ द एडवांटेजेस। एक मेजर एडवांटेज ये है कि हमसे हमें जो है इसमें ब्रिक का प्रोडक्शन थ्रू आउट द ईयर मिलता रहता है। फिर आप जो है कंटिन्यूस क्लीन को जो है, जो हम लोग अपने यहाँ यूज़ करते हैं अपने कंट्री में, ये बेसिकली तीन क्लासेस या तीन टाइप की हैं। पहला है बुल ट्रेंच क्लीन, दूसरा है हॉफमैन क्लीन, और तीसरा है टनल क्लीन। अगर हम बुल ट्रेंच की क्लीन की बात करें तो बेसिकली ये ओवल, सर्कुलर या रेक्टेंगुलर शेप का होता है। इसका कुछ हिस्सा जमीन के नीचे होता है, यानी अंडरग्राउंड होता है, या पूरा क्लीन ही अंडरग्राउंड हो सकता है। और इस इंडिया में बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसको मानसून सीजन में यूज़ करने में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि ये पार्शियली या कंप्लीटली ग्राउंड के नीचे होता है। फिर बात करते हैं हॉफमैन क्लीन। इसको हम फ्लेम क्लीन भी कहते हैं। इसका जनरली सर्कुलर या रेक्टेंगुलर प्लान होता है, और एक ये परमानेंट क्लीन है। और ये जो है बरसात के सीजन में भी हमको ईंटे का प्रोडक्शन दे सकता है। फिर बात करते हैं टनल क्लीन की। तो टनल क्लीन बेसिकली टनल के फॉर्म में होता है, जो कि स्ट्रेट, सर्कुलर या ओवल हो सकता है। इसके अंदर जो रॉ मटेरियल है उसकी फिलिंग हम ट्रॉली के माध्यम से करते हैं, और ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स के लिए बहुत ही इकोनॉमिकल है। तो बेसिकली ये तीन टाइप्स थे कॉन्टिन्यूस क्लीन के। और जो तीन टाइप हैं वो है बुल ट्रेंच क्लीन, हॉफमैन क्लीन और टनल क्लीन। तो ये तीन हमारे कॉन्टिन्यूस क्लीन है। अब हम कंपेयर करते हैं क्लैंप एंड क्लीन बर्निंग ऑफ ब्रिक्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं कैपेसिटी की। तो जो क्लैंप बर्निंग है इसमें जो ब्रिक की कैपेसिटी है वो 2000 से 1 लाख की है, और क्लीन बर्निंग की जो एवरेज कैपेसिटी होती है वो 25,000 की है। क्लैंप बर्निंग सिक्वेंशियल होगा तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, और क्लीन में साइमल्टेनियसली प्रोडक्शन हमको मिलता रहेगा। दूसरा कॉस्ट ऑफ फ्यूल। तो क्लैंप बर्निंग में जो फ्यूल है उसकी कॉस्ट लो है, और क्लीन बर्निंग में जो फ्यूल इस्तेमाल होता है उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। इनिशियल स्ट्रक्चर की बात करें तो क्लैंप का जो स्ट्रक्चर है वो सस्ता है, और क्लीन का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉस्टली है, वो परमानेंट है। फिर बात करते हैं क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स की। तो क्लैंप में लगभग 60% हमको फर्स्ट क्लास ब्रिक मिलता है, जबकि क्लीन में हमको लगभग 90% तक फर्स्ट क्लास ब्रिक मिल सकता है। फायर रेगुलेशन की बात करें तो क्लैंप में हम फायरिंग के बाद उसको रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, जबकि क्लीन में फायर का रेगुलेशन जो है पॉसिबल है। क्लैंप में हमको जो है किसी स्किल्ड सुपरवाइजर या लेबर की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि क्लीन में हमको स्किल्ड सुपरवाइजर और लेबर की ज़रूरत है। बात स्ट्रक्चर की करें तो क्लैंप एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है, और क्लीन जो है एक परमानेंट स्ट्रक्चर है। फिर सुटेबिलिटी की बात करें कि ये कहाँ सुटेबल है, तो स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए क्लैंप सुटेबल है, और लार्ज स्केल एंड कंटिन्यूस रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रिक जहाँ पे है वहाँ पे क्लीन के माध्यम से ब्रिक का प्रोडक्शन सुटेबल है। फिर बात करते हैं बर्निंग टाइम, यानी कि ईंटों को पकाने का समय। तो क्लैंप में 1 से 2 महीना लगता है, जबकि क्लीन में 2 से 3 दिन लगता है। और जब ये ईंटें पक जाती हैं तो कूलिंग टाइम की बात करें तो क्लैंप में ये कूलिंग टाइम 1 से 2 महीने का है, और जो है क्लीन में यही कूलिंग टाइम 12 दिन का है, 12 डेज का। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स की, यानी कि आईएस कोड के हिसाब से ब्रिक्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो बेसिकली ब्रिक्स जो है दो कैटेगरीज में है। एक होता है अनबर्न्ड ब्रिक्स, यानी वो ब्रिक्स जिनको बर्निंग नहीं किया गया है, सन ड्राइड ब्रिक्स हैं। और दूसरा है बर्न्ड ब्रिक्स। तो जो
बर्न्ट ब्रिक्स होती हैं, बेसिकली इनको हम चीप स्ट्रक्चर में, या सन ड्राइड ब्रिक्स भी इनको कहा जाता है, इनको हम चीप स्ट्रक्चर में इस्तेमाल करते हैं। तो इन चीप स्ट्रक्चर के अलावा इनको हम प्लांटर जो ट्री गार्ड वगैरह है इसको बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्रिक्स जो है रेन को विथस्टैंड नहीं कर सकती हैं। वहीं पे अगर हम बर्न्ट ब्रिक्स की बात करें तो ये बर्न्ट ब्रिक्स जो है ये 4 क्लासेस में डिवाइड की गई हैं। फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक एंड फोर्थ क्लास ब्रिक। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक जो है ये सबसे अच्छा है परमानेंट कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। और ये ईंटें बहुत मजबूत होती हैं, और दो ईंटों को जब हम आपस में टकराते हैं तो घंटी की तरह हमको आवाज आती है। फर्स्ट क्लास से थोड़ा सा कम अच्छा जो है सेकंड क्लास ब्रिक है। ये भी हम परमानेंट कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करते हैं, बट ये फर्स्ट क्लास ब्रिक से थोड़ा सा कम अच्छी होती हैं। तो जो वॉल होती है, सरफेस होता है, ये थोड़ा सा अनइवन होता है, तो प्लास्टरिंग करना है अगर, तो सेकंड क्लास ब्रिक भी हम जो है यूज़ कर सकते हैं। थर्ड क्लास ब्रिक जो है ये बहुत अच्छी ब्रिक नहीं है। तो जनरली इनको हम टेम्परेरी स्ट्रक्चर में ही इस्तेमाल करते हैं, इनकी मजबूती कम होती है। और जो फोर्थ क्लास ब्रिक होती है ये ओवरबर्न्ड ब्रिक्स हैं। यानी वो ईंटें जो बहुत ज़्यादा जल जाती हैं, तो हाई टेम्परेचर के कारण, जब क्योंकि ये ज़्यादा जल जाती हैं, तो एक तो इनका शेप डिफॉर्म हो जाता है और दूसरा इनका कलर डार्क हो जाता है। लेकिन ये ईंटें बहुत मजबूत होती हैं, तो इनको हम जनरली रोड बनाने में और ड्रेन्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि फोर्थ क्लास ब्रिक जो है ये रोड और ड्रेन्स में इस्तेमाल की जाती है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक की। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक जो फर्स्ट क्लास ब्रिक की है कि इसकी एजेस बहुत शार्प होनी चाहिए, सरफेस स्मूथ होना चाहिए, और इसमें कोई क्रैक नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये सब यूनिफॉर्म शेप और साइज का होना चाहिए। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि जब हम दो ब्रिक्स को आपस में टकराते हैं तो हमको क्लियर रिंगिंग साउंड मिलना चाहिए। चौथी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जो ब्रिक्स हैं ये कॉम्पैक्ट होनी चाहिए और इसके अंदर वॉइड्स नहीं होने चाहिए। जो पांचवी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इन ब्रिक्स को अगर हम 24 घंटे पानी में सोक करते हैं, यानी कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास ब्रिक को हम 24 घंटे पानी में सोक करते हैं, तो 24 घंटे सोक करने के बाद फर्स्ट क्लास ब्रिक में 20% बाई वेट, इससे ज़्यादा पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए। और सेकंड क्लास ब्रिक में 22% बाई वेट पानी का एब्जॉर्प्शन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 5 पॉइंट्स हो गए। आगे फिर और कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ये हैं कि इन ब्रिक्स में कोई जो है क्रैक्स और स्क्रैचेस नहीं होने चाहिए, और इनकी जो लाइनिंग है वो स्मूथ होनी चाहिए। दिस ब्रिक्स शुड हैव लो थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि इनकी थर्मल कंडक्टिविटी लो होनी चाहिए। 1 मीटर की ऊंचाई से जब इन ब्रिक्स को हम गिराते हैं तो ये टूटने नहीं चाहिए। इनकी क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है 55 kg/cm² से अधिक होनी चाहिए। और इन ब्रिक्स को साउंड प्रूफ होना चाहिए। तो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक। तो दोस्तों आज का डिस्कशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, और आई होप दिस वीडियो इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू, और आपको ये हेल्प करेगा ब्रिक्स के बारे में समझने के लिए। तो आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको कमेंट करके बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।